हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। लिंकिंग रोजगार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय बंधुओं, मैं लेकर आया हूं आपके लिए 20 क्वेश्चनों की सीरीज जो महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आपके लिए। बिना देरी किए हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से रहेगा। हम बात कर रहे हैं, आओ आज सब लोग अंताक्षरी खेलते हैं। उपरोक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इसके शुद्ध रूप का चयन करना है। वर्तनी क्या होती है? वर्तनी किसी शब्दों को गलत तरीके से लिखना, जैसे ये उच्चारण में भिन्नता व्याकरण के अधूरे ज्ञान के कारण हो सकती है, जैसे अक्षरों का गलत क्रम। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षरों का गलत क्रम। उसके बाद हम बात करते हैं मात्राओं का गलत प्रयोग। मात्राओं का गलत प्रयोग। और हम बात करते हैं वर्णों का गलत प्रयोग, है ना। इन कारण से होती है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। वर्णों का गलत प्रयोग। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें आप जो उच्चारण है, अशुद्ध उच्चारण करते हो तो भी आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्ध हो जाती है। व्याकरण के अधूरे ज्ञान के कारण भी आपकी जो है वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो सकती है। ठीक है, उच्चारण में भिन्नता हो सकती है। अब हम बात करते हैं इनमें से जो है अंताक्षरी बिल्कुल गलत लिखा है, अंताक्षरी गलत है, अंत्याक्षरी, ये अंताक्षरी भी गलत है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं अंत्याक्षरी बिल्कुल शुद्ध रूप है और हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अंत्याक्षरी की हम बात करें प्रिय बंधुओं तो अंत्याक्षरी अंत्य धन अक्षरी दो शब्दों के मेल से बनी है। और जब हम बात करते हैं अंत्य धन अक्षरी के अंदर अ और अ वर्ण का मिलन होता है, जब दो लघु आवरण मिलते हैं तो जब दीर्घ आ बनता है, और जब दीर्घ या फिर हम कह सकते हैं सजातीय वर्ण, एक ही जाति के या एक ही वर्ग वर्ण जो जिसमें होते हैं, एक ही वर्ग के वर्ण, वो जो संधि होती है वो कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। जब दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं तो इनमें जो है सजातीय या फिर हम कह सकते हैं एक ही वर्ग के वर्णों का क्या होता है? मेल होता है। क्लियर? तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा 3 नंबर ऑप्शन, अंत्याक्षरी बिल्कुल शुद्ध रूप है। ध्यान देना इन पे। ठीक है, चलो हमारा अगला सवाल। हम बात करते हैं अकेला का जो है, अकेला का तत्सम शब्द निम्न में से है। हमें तत्सम शब्दों की बात करते हैं। जब तत्सम शब्द की बात करते हैं प्रिय बंधुओं, सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि तत्सम क्या होता है। वे शब्द जो मूल भाषा के, किसके? मूल भाषा और हिंदी की जो मूल भाषा होती है ना, यानी कि हम कोष्टक में लिख सकते हैं संस्कृत, ठीक है, के वे शब्द जो मूल भाषा के या संस्कृत के होते हैं, ठीक है, जो बिना किसी परिवर्तन के, जो बिना किसी परिवर्तन हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं। कैसे शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और इसके विपरीत जो होते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं, जो कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग होते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द है, उसमें कुछ परिवर्तन होता है और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जब बात करते हैं हम तत्सम और तद्भव शब्दों की, तो देखिए मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे हम बात करते हैं क्षेत्र की, क्षेत्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा खेत। जैसे हम बात करते हैं अक्षी की, अक्षी तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा आंख, है ना। जैसे हम बात करते हैं श्रावण की, श्रवण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? सावन। जैसे हम बात करते हैं प्रिय बंधुओं यमुना की, यमुना एक तत्सम शब्द है, जिसका जो होगा तद्भव वो होगा जमुना। ठीक है, तो जब बात करते हैं हम अकेला के जो है तत्सम शब्द की, यानी कि अकेला जो शब्द है इसका तत्सम शब्द एकल होगा, अकेल, एकला और इकल नहीं होगा। ये वर्तनी की दृष्टि से भी शब्द जब बात करते हैं अशुद्ध शब्द है। उसके बाद
हमारा ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। प्रिय बंधुओं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और पूरा पढ़ें और उसके बाद ही आंसर करें। हम बात करते हैं निम्न में से निर्लज का विलोम शब्द होगा। विलोम की जब बात करते हैं तो विपरीतार्थक शब्द, है ना। कैसे शब्द? विपरीत शब्द जब बात करते हैं हम, विपरीत शब्द या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, है ना, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, अर्थ देने वाले शब्द। और जब हम बात करते हैं विपरीतार्थक या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों की, तो निर्लज, जब निर्लज की बात की जाती है ना, लज मतलब लज्जा, निर्लज का मतलब जो लज्जाहीन होता है, लज्जाहीन क्या कहलाता है? निर्लज कहलाता है ना। तो इसका विपरीत जैसे बात करते हैं लज्जावान, और लज्जावान इनमें से क्या होगा? शलज होगा या शलज होगा, शलज होगा या शतलज होगा। प्रिय बंधु, जब बात करते हैं इसके विपरीत अर्थ की, तो इसका जो विपरीत अर्थ होगा वो कौन सा होगा? ध्यान दीजिए इन पे, है ना। कौन सा होगा? 2 नंबर ऑप्शन शलज बिल्कुल सही होगा। श मतलब लज्जा के साथ, यानी कह सकते हैं लज्जावान। ठीक है। विलोम शब्द 4 प्रकार से बनते हैं, उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग बदलकर, लिंग के अनुसार, है ना, और हम बात कर सकते हैं भिन्न जो होते हैं शब्द के अनुसार। जैसे मैं चारों प्रकार के उपसर्गों की बात करूंगा, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे बात करते हैं हम लिंग के अनुसार, तो लिंग परिवर्तन करके भी हम उपसर्ग बना सकते हैं। ठीक है। कैसे बना सकते हैं? जैसे शब्द आया लड़का, लिंग परिवर्तन करके हम क्या करेंगे? विपरीतार्थक बन जाएगा लड़की। ठीक है। जैसे शब्द क्या आया? शेर, हम विपरीत अर्थ देके शब्द क्या बना सकते हैं? शेरनी। ठीक है। इस प्रकार के विपरीत अर्थ देकर हम क्या करते हैं? शब्दों के जो है विलोम शब्दों में क्या करते हैं? हम परिवर्तन करते हैं। उसके बाद जैसे शब्द आते हैं उपसर्ग बदलकर, उपसर्ग बदलकर भी हम इनके अर्थों में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। जैसे ध्यान देना, उपसर्ग बदलकर, और वो होगा जैसे आप बात कर सकते हो सफल, उपसर्ग लगाकर सफल का क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा, है ना। जैसे शब्द बात करते हैं ज्ञान, ज्ञान का क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। यानी कि हम क्या करते हैं? उपसर्ग लगाकर भी उनका जो है विलोम बना सकते हैं। उसके बाद भिन्न अर्थ, यानी कि विपरीत जो शब्द होते हैं वो कैसे? जैसे सच्चा, झूठा, है ना, सच्चा, भिन्न शब्दों से भी उपसर्ग बन सकता है। सच्चा का क्या हो जाएगा? झूठा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे उच्च, नीच, है ना, इस प्रकार से बनेगा। और दूसरा होता है उपसर्ग परिवर्तन करके, जो हमारा ये सवाल के अंदर आया है। निर्लज के अंदर निर उपसर्ग है, ठीक है, उसके बाद सलज के अंदर स उपसर्ग है, यानी कि इसका उपसर्ग बदल कर भी हम क्या कर सकते हैं? हम इसका जो है विपरीतार्थक शब्द बना सकते हैं। क्लियर? हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा ऑप्शन संख्या 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम बात करते हैं, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम धर्म सम्मत कार्य कर रहे हो, है ना। इसमें क्या करना है? ये रेखांकित, इसके नीचे मैं रेखांकित कर रहा हूं। वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? वर्तनी मैंने आपको बताया ही था, वर्तनी क्या होती है। हम उच्चारण में भिन्नता कर देते हैं, व्याकरण का ज्ञान नहीं होना, है ना, अक्षरों का गलत प्रयोग करना, मात्राओं का गलत प्रयोग करना, वर्णों का गलत प्रयोग करना। अब हम बात करते हैं कि जो यह म शब्द आया है सम्मत, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सम्मत 3 नंबर, यानी कि मैं का दोहराव हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? मैं का दोहराव, मैं का दोहराव हो रहा है। और व्यंजन संधि का एक नियम कहता है मैं का दोहराव कब होता है? जब मैं के बाद, किसके बाद? मैं के बाद मैं आता है तो क्या होता है? मैं का दोहराव आता है, और आखिर में जो परिणाम होता है वो क्या होता है? मैं होता है। इस मैं का दोहराव हो जाएगा। जैसे ये सम्मत लिखा गया है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। ये सम्मत शब्द ये भी शुद्ध है, और इसका सही वर्तनी यही होगा सम्मत, वो सम्मत गलत है। उसके बाद इसी तरह के मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूं। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जैसे सम, उसके बाद धनमान आया है, शब्द क्या बनेगा? अंत में शब्द बनेगा सम्मान, है ना। इसी की तरह जो शब्द बन रहा है वो क्या शब्द बन रहा है? सम्मान। उसी की तरह मैं और शब्द बना रहा हूं, शम, धन क्या आ रहा है बंधुओं? मति आ रहा है, शब्द क्या बनेगा? सम्मति बनेगा। बताइए, कोई दिक्कत? और ये किस संधि के उदाहरण है? ये सारे के सारे हम बात करते हैं कौन सी संधि? व्यंजन संधि के उदाहरण है प्रिय बंधु। ऑप्शन संख्या 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर क्या शब्द होगा? सम्मत होगा, सममत नहीं होगा। क्यों? ये मैं का दोहराव हो रहा है, तो इस मैं का क्या हो जाएगा? दोहराव इसके अंदर इंक्लूड। चलो अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना। निम्नांकित मुहावरों के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? आटा दाल का, है ना, मालूम होना,
दाम, खर्चा, रुपया या भाव, आटा दाल का मालूम होना, है ना। जैसे हम बात करते हैं आटा दाल का मालूम होना, इस मुहावरे का जो अर्थ होता है आटा दाल का, हालांकि इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा भाव, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। और इसका मतलब होता है जैसे बात करते हैं हम कष्टों का अनुभव होना, किसका, कष्टों का या दुखों का कह सकते हो, कष्टों का क्या होना, अनुभव होना, कष्ट महसूस करना, है ना। अनुभव का मतलब आप कह सकते हो महसूस, बिल्कुल महसूस करना, ठीक है, अनुभव होना। उसके बाद आप बात कर सकते हो कि हम बात कर सकते हैं जैसे इन्हीं की तरह इसका और भी अर्थ हो सकता है, जैसे दांत खट्टे करना यानी कि हारना, उसके बाद कठिनाई, है ना। ये सारे के सारे शब्द इसके अंदर आ सकते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं जो बात कर रहे हैं अनुभव की, तो ये जो अमूर्त होता है कैसा होता है, अमूर्त होता है, इसकी कोई मूर्त नहीं होती है, ठीक है, महसूस किया जा सकता है, यानी कि अदृश्य होता है, यानी कि हम बात कर सकते हैं जो दिखाई नहीं देता है, दृश्यहीन होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा अगला सवाल, इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, जिसमें हम बात कर सकते हैं एक भाववाचक संज्ञा की भी बात करते हैं। इसमें भाव से याद आया भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा कैसी होती है, अमूर्त होती है ना, जिसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है, आकारहीन होती है। एक शब्द और ले लो, आकारहीन, आकारहीन शब्द ले लो इसका, ठीक है, अनुभव आकारहीन, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7 की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। बिल्कुल, सार्थक का अर्थ होता है प्रिय बंधुओं, सार्थक का अर्थ क्या होता है, जब सार्थक की बात करते हैं यानी कि अर्थ के साथ, या फिर कह सकते हैं सार्थक शब्द किसी एक पूरे वाक्य का एक शब्द के अंदर अर्थ बता देना, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं जिसका कोई स्वरूप ना हो, बिल्कुल, यानी कि जो आकारहीन हो, जिसका कोई आकार नहीं हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निराकार, दुराकार, साकार या शलाकार, क्या होगा। जब बात करते हो आप दुराकार की, जो दूर हो और प्राप्त करना आसान न हो, उसे कहते हैं दुराकार। जो क्या हो, जो दूर हो और प्राप्त करना आसान ना हो, क्या होता है, उसके लिए सार्थक शब्द होगा दुराकार। साकार की बात करते हैं जिसका आकार हो, क्या हो, जिसका आकार हो, जिसका आकार हो, यानी कि आकार के साथ वो साकार होता है ना। जो अपने ज्ञान के आधार पर सही जो है मार्ग दिशा पे ले जाए वो शलाकार होता है। किसके आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अंदर ज्ञान है और उस आधार पर किसी को सही मार्गदर्शन दे, वो क्या होता है, शलाकार। बच्चा पीछे क्या, बच्चा पीछे निराकार। तो जिसका कोई आकार या स्वरूप ना हो वो क्या होगा, निराकार। हमारा ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, आवश्यकता से अधिक वर्षा होने के कारण किसान की फसल खराब हो गई। आवश्यकता से अधिक वर्षा वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा, यानी कि एक शब्द बताना है हमें वाक्यांश के लिए। अकाल, अनावृष्टि, अनावृष्टि मतलब कम बारिश होना, ठीक है, अनावर्षण और अतिवृष्टि। प्रिय बंधु, इसमें अति उपसर्ग लगा है और अति का मतलब होता है अधिक, क्या होता है, अधिक, ठीक है। इसमें अति उपसर्ग आया है और अति का मतलब क्या होता है, अधिक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वृष्टि, यानी कि जो बारिश, अधिक बारिश होती है उसे क्या बोलते हैं, अति वृष्टि बोलते हैं। और अनावृष्टि, जब अनु की बात करते हैं, अन उपसर्ग आया है और अन का मतलब होता है कम या न्यून, ठीक है, अन की बात करते हैं कम या न्यून होता है। तो अनावृष्टि मतलब कम, अतिवृष्टि मतलब, और अकाल मतलब कि भूख और प्यास के कारण जो लोग मर रहे हैं वो समय अकाल कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर अ उपसर्ग आया है और अ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, क्या होता है, नहीं, ठीक है। तो हमारा जो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा वो अतिवृष्टि होगा, जहां पर ज्यादा बारिश हो, ठीक है, अतिवृष्टि। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण, बहुत मजेदार प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्य में स्थानवाचक, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना प्रिय बंधुओं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटि, त्रुटि मतलब जो बड़ी गलती होती है उसे क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं, यानी कि जो बड़ी भूल होती है उसे त्रुटि बोलते हैं, है ना। और इस वाक्य के अंदर एक भूल हुई है और बहुत बड़ी भूल हुई है। वो भूल कौन सी हुई है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण संबंधी भूल हुई है और वो हमें क्या करनी है, ठीक करनी है। कैसे करेंगे, पहचान कर वाक्य को शुद्ध करें। वह कल सो रहा था, है ना। अब जब बात करते हैं क्रिया विशेषण की, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से,
सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हो कालवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद आप बात करते हो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और उसके बाद आप बात कर सकते हो कौन सा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसको याद कैसे रखोगे, एक ट्रिक है। स्थान मतलब कि जगह का बोध करवा रहा है, यानी कि कहाँ, कार्य कहाँ पे हो रहा है। काल यानी कि समय का बोध करवा रहा है, कार्य कब हो रहा है, ठीक है। 4 वर्ड याद रखने हैं। रीति मतलब तरीके का बोध करवा रहा है, ढंग या तरीके का बोध करवाने वाली जो क्रिया होती है वो रीतिवाचक हो रही है, यानी कि क्रिया कैसे हो रही है ना। इसमें एक शब्द जो आएगा वो आएगा कैसे। और उसके बाद परिमाण की बात करते हैं तो परिमाण का मतलब हो रहा है मात्रा से, नाप तोल से, यानी कि क्रिया कितनी हो रही है। तो इन चारों को ध्यान से देखिएगा, कहाँ, कब, कैसे और कितना, ठीक है। अब हमें पता लगाना स्थानवाचक का, यानी कि कहाँ, ठीक है। तो क्रिया कहाँ हो रही है, वो कौन से वाक्य के अंदर आ रहा है। वह आराम से सो रहा है, बिल्कुल नहीं। वह बाहर सो रहा है, वह सर्द सो रहा है, बिल्कुल नहीं। वह हंसते हुए सो रहा है, बिल्कुल नहीं। यानी कि बाहर आया, यानी कि बाहर किसी स्थान का बोध करवा रहा है, बिल्कुल करवा रहा है। कहाँ, यानी कि स्थानवाचक। तो हमारा ऑप्शन संख्या 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे पहचाने क्वेश्चन को, ध्यान से दीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वचन से संबंधित वाक्य है। कुछ लड़के खेल रहे हैं, घोड़े तेजी से दौड़ रहे हैं, घोड़े आ रहा है, ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। आप लोग कब जाओगे, आप लोग आ रहा है, ठीक है। यानी कि हम वचन की बात करें तो एक व अनेक का बोध करवाने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। प्रिय बंधु ध्यान रखना, कुछ शब्द होते हैं वो हमेशा के लिए एक वचन होते हैं, है ना। यानी कि हम उन्हें संज्ञा देते हैं नित्य एक वचन। कैसे एक वचन, नित्य एक वचन। और हमेशा के लिए एक वचन में आने वाले जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे ध्यान देना, हमेशा एक वचन और हमेशा बहुवचन की बात कर रहा हूं। हमेशा एक वचन में आएगा जल, हमेशा एक वचन में आएगा दूध, हमेशा एक वचन में आएगा जो है जनता। हवा हमेशा एक वचन में आएगी हवा, हमेशा एक वचन में आएगी जनता, हमेशा एक वचन में आएगी भीड़। और नित्य बहुवचन, कैसे, नित्य मतलब हमेशा के लिए कहाँ रहेंगे, बहुवचन में रहेंगे। उनका बहुवचन अगर किया, बहुवचन का अगर बहुवचन किया ना प्रिय बंधुओं तो क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, हमेशा बहुवचन में आने वाले शब्द जो होते हैं वो होते हैं लोग, है ना। उसके बाद प्राण, दर्शन, बाल, आंसू। प्राण, दर्शन, बाल, आंसू और अनेक। जैसे कई बार क्वेश्चनों के अंदर लिखा हुआ आ जाता है अनेकों, ठीक है, अनेकों। तो ध्यान रखना ये जो अनेकों आ रहा है तो गलत हो जाएगा। प्राणों आ गया, लोगों आ गया, दर्शनों आ गया, बालों आ गया, तो वो समझ लेना वर्तनी संबंधी अशुद्धि है उसमें, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारा जो ऑप्शन है वो इस शाखा को मत तोड़ो, क्या हो जाएगा, हाँ, एक वचन से संबंधित वाक्य है, बिल्कुल, है ना। अगला प्रश्न हमारा ऑप्शन संख्या 4 से हो जाएगा। और इन पे भी ध्यान रखना, ध्यान देना, है ना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला, अनेक लोग उस विनाशकारी प्रलय का शिकार हुए। बात हो रही है प्रलय की। इस वाक्य में प्रलय शब्द का विलोम बताइए। विलोम मतलब विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विपरीत अर्थ देने वाला। और प्रलय क्या होता है, संसार का पूर्ण नाश। क्या होता है प्रलय, प्रलय मतलब संसार का पूर्ण नाश, पूरी तरह से संसार का क्या हो जाना, नाश हो जाना, है ना। और इसका विपरीत क्या होगा, जब नाश होगा तब सर्जन और रचना करनी पड़ेगी, यानी कि जीवन का निर्माण। और इसका विपरीत जो होगा वो क्या होगा, जीवन का निर्माण। और निर्माण का जो होगा, है ना, जैसे हम बात कर सकते हैं सर्जन की, उसे क्या कहते हैं, सर्जन। या फिर कह सकते हो सृष्टि, क्या कह सकते हो, सृष्टि, जो इसमें दे रखा है सृष्टि, है ना, सृष्टि, सृष्टि करना, सर्जन करना, यानी कि निर्माण करना। तो प्रकोप नहीं होगा, विलय नहीं होगा, संसार नहीं होगा। हमारा सृष्टि जो है वो प्रलय का क्या हो जाएगा, एकदम विपरीत आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान देना, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसी प्रकार जब विलोम हमने पढ़े थे पिछले क्वेश्चन के अंदर, एक क्वेश्चन विलोम का और आया था, और हमने पढ़े थे कि किस प्रकार से हम विलोम बनाते हैं, उपसर्ग को हटाकर, उपसर्ग को बदल कर, है ना, लिंग के आधार पर, और भिन्न अर्थ हो उसके आधार पर भी हमने उस पर उपसर्गों की बात की। जिसकी नाक कट गई हो, हाँ बिल्कुल, यानी कि बेइज्जती वाली बात आ गई। नकेल, बाइज्जत। प्रिय बंधु, बा और बा उपसर्ग आया, बा का मतलब होता है सहित, यानी कि ये तो होगा ही नहीं, ये तो हो गया इज्जत के साथ। जैसे कहते हैं बाइज्जत बरी कर दिया किसी को, ऐसी बात करते हैं हम, है ना, तो वो इज्जत के साथ बरी किया जाता है ना। उसके बाद जब हम बात करते हैं नाक कटा की, ये भी नहीं होगा, हाँ नकटा, है ना, नकटे की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बैठता है ना। जिसकी नाक कटी हो उसे क्या कहा जाता है, नकटा कहा जाता है। ये बिल्कुल बहुत जो है इसका विपरीत शब्द है विलोम शब्द। बाकी विलोम के बारे में हमने चर्चा की है पिछले क्वेश्चन के अंदर।
परशुराम ने कर्ण को झूठ बोलने के कारण रिक्त स्थान है दिया, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए तत्सम शब्दों का, बिल्कुल तत्सम की बात आ रही है। और पिछले एक सवाल के अंदर मैंने बताया कि तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द होते हैं जिन्हें बिना परिवर्तन किए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, ध्यान रखना। तो हमने बात की कि परशुराम ने कर्ण को झूठ बोलने के कारण रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए तत्सम शब्द होगा इनमें से, है ना, तिनका होगा, श्राप होगा, शाप होगा या शीख होगी। जब साप की बात की जाती है तो दोनों रूपों में माना जाता है प्रिय बंधु, है ना, तत्सम और तद्भव की बात कर सकते हो। ये आपको एक महत्वपूर्ण चीज सीखने को मिली है, शाप, ठीक है, और इसमें साप ही आएगा। बाकी जब बात करते हो आप सीख की, ठीक है, सीख का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है शिक्षा, क्या होता है, शिक्षा होता है, ठीक है। तद्भव शब्द कौन सा है, जो है शीख है। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि इसी प्रकार के तत्सम और तद्भव शब्दों की, तो ध्यान देना, एक तत्सम शब्द आता है श्रृंग, है ना, इसका जो तद्भव रूप होगा वो होगा शींग, क्या हो जाएगा, शींग, जिसमें बड़ी की मात्रा आएगी। हम बात कर सकते हैं पक्षी तत्सम शब्द है, तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होगा पंछी, क्या हो जाएगा, पंछी। जब बात करते हैं एक शब्द आता है अग्नि, अग्नि का तद्भव जो है तद्भव क्या होगा, तद्भव होगा आग। जैसे एक शब्द आता है अक्षी, अक्षी का तद्भव क्या होगा, आंख, है ना। उसी प्रकार हम बहुत सारे, जैसे एक तत्सम शब्द आता है काक, काक का तद्भव क्या होगा, कौवा होगा, है ना। एक आता है कोकिल, कोकिल का क्या होगा, कोकिल का तद्भव होगा कोयल, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो तत्सम और तद्भव की श्रेणियां हैं, इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, अपना 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि परशुराम ने कर्ण को झूठ बोलने के कारण शाप दिया था, ठीक है। और शाप क्या होता है, मतलब जैसे कि आशीर्वाद जो होता है वो होता है प्रगति के लिए, ठीक है, और शाप होता है विनाश के लिए, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, और आगे इसी तरह के बहुत महत्वपूर्ण सवालों पे हम चर्चा करने वाले हैं, ध्यान देना। हाँ, दिए गए वाक्य में शब्द का वाक्य खंड को बदलिए, यानी कि वाक्य खंड को हमें बदलना है। और बदलना क्यों है, क्योंकि मेरा नाम ही आनंद कुमार है, मतलब कहा गया कि ये जो वाक्य दे रखा है ये गलत दे रखा है, इसको बदल कर इसकी जगह सही वाक्य को हमें क्या करना, परिवर्तित करना है। तो इनमें से वो कौन सा होगा, है ना, मेरा नाम ही आनंद कुमार है, यानी कि इसमें अतिरिक्त शब्द संबंधी अशुद्धि हुई है और अतिरिक्त शब्द आया वो है ये ही। और ये जो ही शब्द है वो क्या है, निपात है, क्या है, ये जो ही शब्द है ये निपात है। और निपात किसे कहते हैं, किसी शब्द को, है ना, किसी शब्द को वाक्य के अंदर बोलने के लिए अतिरिक्त जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, यानी कि वाक्य में अतिरिक्त जोर देने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो निपात कहलाते हैं। जैसे ही, भी, हाँ, मत, है ना, ऐसे जो शब्द आते हैं, तक, ठीक है, ये क्या, ये निपात है। जैसे मैं भी जाऊंगा, शब्द आया मैं भी जाऊंगा, ये भी शब्द आया नहीं, ये अतिरिक्त जोर देने के लिए आया वाक्य पे, है ना। उसके बाद हां मैं बोलूंगा, अतिरिक्त जोर दिया मैंने, है ना। रोको मत, जाने दो, अतिरिक्त जोर दिया मैंने, है ना। मुझे वहां तक जाना है, ठीक है। यानी कि ये जो सारे के सारे निपात है, तो इसमें ये निपात है ना, इसका अतिरिक्त प्रयोग हुआ है, इसकी प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद मेरा नाम श्री, श्री नहीं आना चाहिए, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद मेरा नाम आनंद कुमार, श्री नहीं होगा। मेरा नाम आनंद कुमार जी, हम खुद के लिए जी लगाएंगे क्या। उसके बाद मेरा नाम आनंद कुमार है, बिल्कुल ये वाक्य क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 4 बिल्कुल सही होगा। ये निपात का प्रयोग इसमें नहीं होगा, ठीक है, ये अव्यय के अंदर आता है निपात। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। इहलोक, हाँ, इहलोक का मतलब होता है इशलोक से, किस लोक से, इशलोक। और इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, आलोक, स्वलोक, परलोक, क्या होगा। एक शब्द दे रखा आलोक, और आलोक का मतलब होता है प्रकाश, क्या होता है, प्रकाश। और आलोक का जो विलोम होता है वो क्या होता है, अंधकार, यानी कि तिमिर कह सकते हैं हम, है ना। हाँ, इसका विलोम क्या होता है, अंधकार, या फिर कह सकते हैं तिमिर, है ना, अंधेरा, ठीक है। और इसका मतलब होता है प्रकाश। स्वलोक, परलोक, गोलोक, क्या हो जाएगा, इलोक का, इलोक, श्लोक, परलोक, पर उपसर्ग आया है, और पर उपसर्ग का मतलब जो होता है वो होता है दूसरा, है ना, यानी कि दूसरे लोक से संबंधित परलोक होता है। तो इलोक श्लोक, परलोक दूसरा लोक, 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, अक्षर का अर्थ, हाँ, अक्षर का अर्थ ध्यान देना, और रंग को भी कहा जाता है। दोनों में एक ही शब्द आना चाहिए, दोनों में क्या आना चाहिए, एक ही शब्द आना चाहिए।
अक्षर का अर्थ जाति होता है? नहीं होता है। रूप होता है? नहीं होता। शोभा होता नहीं होता। अक्षर का अर्थ तो वर्ण ही होगा। तो पहले में हमने वर्ण कह लिया, दूसरे में भी क्या आएगा? वर्ण आ जाएगा। रंग को भी क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण क्या होता है? वे स्वतंत्र ध्वनियां होती है वर्ण, है ना, जिसका लिखित प्रयोग करने के लिए हमने कुछ लिपि चिन्हों को निर्धारित किया, और वही लिपि चिन्ह क्या कहलाए? वर्ण कहलाए, है ना। क्या कहलाए? लिपि चिन्ह होता है ना, जो मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए, और उन्हीं लिपि चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दूसरी ओर अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। कैसी इकाई है प्रिय बंधुओं? लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है वो कौन सी होती है? वो शब्द होती है, ठीक है। और भाषा की पूर्ण या दीर्घ इकाई वो कौन सी होती है? वो होती है वाक्य। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम बात करते हैं, ये एक पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ जो दे रखा मैं पढ़ता हूं, उसके बाद हम 4 क्वेश्चनों के क्या करेंगे? आंसर करेंगे, ठीक है। क्रिकेट एक मैदान में खेला जाता है, जो है मैदान के ठीक बीच में 22 गज का लंबा पिच तैयार किया जाता है। इसके दोनों ओर 3-3 इंच की दूरी पर 3-3 विकेट गाड़े जाते हैं। 11-11 खिलाड़ियों की दो जो है ऑप्शन हमें बताना है रिक्त स्थान पर क्या होती है, वो क्वेश्चन में आएगा। हर टीम का एक अपना, दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीच आकर एम्पायर निर्णायक के सामने छिक्का उछाल कर टॉस द्वारा ये तय करते हैं कि खेल पहल कौन करेगा, ठीक है। ये जो आपके सामने दे रखा है ना ये पैराग्राफ, ये आपके एग्जाम में आएगा। इसी तरह देखिएगा, पहला प्रश्न है कि क्रिकेट एक, है ना, मैदान में खेला जाता है। रेतीले में, छोटे में, उबड़ खाबड़ में या बड़े में? रेतीले में नहीं है, छोटे में नहीं, उबड़ खाबड़ में नहीं। ऑप्शन में कहा है कि क्रिकेट एक बड़े मैदान में खेला जाता है। बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी पैराग्राफ को पढ़कर देना है। गद्यांश के आधार पर 11-11 खिलाड़ियों की क्या होती है? अभी ऑप्शन में हमने जो पैराग्राफ में पढ़ा है, सदस्य बिल्कुल नहीं, ग्रुप बिल्कुल नहीं, पंक्ति बिल्कुल नहीं, टीमें बिल्कुल क्या होती है? टीमें होती है ना। आगे का पैराग्राफ क्या कहता है? हाँ, तीसरे नंबर से कहेगी क्रिकेट के नियमों के अनुसार ऐसा करने का उसका अधिकार है। इसके बाद खेल शुरू होता है। खेलने वाली टीम के 2 खिलाड़ी अपने अपने बल्ले बैट के साथ मैदान में बीच में दोनों विकेटों के आगे खड़े हो जाते हैं, तथा दूसरी टीम का एक खिलाड़ी गेंदबाजी करता है। अगर फेंकी गई गेंद विकेट को छू लेती है तो दूसरी टीम का खिलाड़ी जो विकेट के सामने होता है वह हो जाता है। क्या होता है देखते हैं। हर टीम का एक अपना क्या होता है? खिलाड़ी, रेफरी, कप्तान या कोच? कप्तान होता है। हमने पैराग्राफ में पढ़ा, और पैराग्राफ के अनुसार ही हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने, जो पैराग्राफ में लिखा है वही हमें यहाँ देना। हाँ, उसके बाद अगला देखिए, हम बात करते हैं अंतिम प्रश्न जो है, जो टीम टॉस में जीत जाती है वह पिच की दशा देकर यह तय करती है कि पहले खेलेगी या विरोधी टीम पहले खेलेगी, है ना। यानी कि बात करते हैं खेलने की, ठीक है, पहले खेलने को कहेगी। तो क्या होगा? ऑप्शन संख्या 2 यहाँ पर खेलने आएगा। और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न जो है हमारा यही है, अगर फेंकी गई गेंद विकेट को छू लेती है तो दूसरी टीम का खिलाड़ी जो विकेट के सामने होता है सुस्त हो जाता है? नहीं। परास्त? नहीं। खड़ा? नहीं। आउट, उचित शब्द प्रयोग कर सकते हैं हम, आउट हो जाती है। क्लियर। धन्यवाद।